Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में हमारे साथ इस हफ्ते 3 खास मेहमान हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ हैं। मेघनाथ, स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। और इसके अलावा हमारे साथ ही शार्दुल भी हैं, साथ में शार्दुल कात्यायन भोपाल से। शार्दुल, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और इसके अलावा हमारे साथ आईपी यूनिवर्सिटी की एकेडमिशियन है श्वेता सिंह। काफी सारे मामलों में आपने सुना भी होगा पहले भी श्वेता को। श्वेता इस बार हमारे साथ हैं क्योंकि एक विशेष नीति बनाई है सरकार ने, जो 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्वेता भी हैं। स्वागत है श्वेता आपका। धन्यवाद अतुल। कई सारे विषय हैं इस हफ्ते। मेघनाथ, एक बार आप उन विषयों की बात करें और उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं अपनी चर्चा पर। जी, सबसे बड़ी न्यूज तो है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी काफी सालों से रिवील होने की बात हो रही थी, वो कंसल्टेशन करने के बाद अभी फाइनली अप्रूव हो चुकी है कैबिनेट द्वारा। इसमें काफी चेंजेस है जो हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, और आई थिंक ये पूरा एपिसोड मोस्टली इसी पे होगा। ये भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा क्योंकि काफी चीजें है बात करने के लिए, नहीं सर? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें। और श्वेता इसीलिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। और इसके अलावा बाकी के न्यूज अपडेट्स, मतलब रफेल आ चुका है, आपको तो दिखाई होगा। 5 रफेल लैंड हो चुके हैं इंडिया में, तो उसका बहुत ढिंडोरा पीटा गया। वो भी एक हुआ था। और मजे की बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और रफेल सेम ही दिन आए, पर हमारे मीडिया ने ऑब्वियसली रफेल को चूज किया क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इतना दिमाग कौन खर्च करेगा। तो सही बात है, सही बात है। जरूरी नहीं है 600 से ऊपर के पेज का डॉक्यूमेंट। जी। फिर इसके अलावा एक दिल्ली के प्रोफेसर को भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट किया गया है माओइस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए। हैनी बाबू, जो एक 54 ईयर ओल्ड एसोसिएट प्रोफेसर है, उनको एनआईए ने असेस्ट कर लिया है 2018 के भीमा कोरेगांव वायलेंस के केस में। ये 12वां अरेस्ट है प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स और लॉयर्स जिनको पिछले 2 सालों से अरेस्ट किया गया है, पर उनका ट्रायल नहीं हुआ है। ये एल्गर परिषद से कनेक्टेड है और इसके इन्वेस्टिगेशंस और हो रहे हैं। और एक बीच में आई थिंक लास्ट ईयर एक न्यूज भी आया था कि इनका एक प्लॉट टू असैसिनेट मोदी भी था बीच में, तो उस पे भी इन्वेस्टिगेशन। सारे लोग उसी केस में गिरफ्तार हुए हैं जिसमें लेटर सामने आया था प्रधानमंत्री। और वो आई थिंक टाइम्स नाउ ने रिवील किया था। वो एक्चुअली ऑफिशियली किसी ने रिवील किया नहीं है वो लेटर क्या था एग्जैक्टली। फिर उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट एक एफआईआर जारी किया है पटना में कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। तो वो भी एक डेवलपमेंट है। और ये एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत का केस जैसे थोड़ा सा अजीब होता जा रहा है क्योंकि न्यूज चैनल्स ने कोई एक स्पिरिट यूट्यूबर का वीडियो चला दिया, फिर उसके बाद और कंफ्यूजन बढ़ गया। फिर अब लोग, आई थिंक सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ ट्वीट कर दिए कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था वगैरह वगैरह। तो ये बहुत पब्लिकली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और अगर ये एफआईआर भी फाइल किया है तो फिर अब देखेंगे इसका क्या होता है आगे जाके। पर न्यूज वालों को बहुत मसाला मिल गया इसमें। कश्मीरी पंडित बॉडी ने आर्टिकल 370 का रिस्टोरेशन का डिमांड किया है। ये एक्चुअली सर, ये बॉडी क्या है, कैसे है, मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे अच्छे से पता नहीं चला। पर ये इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रिकंसिलिएशन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो ये कौन चलाता है, क्या चलाता है, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। पर ये इन्होंने डिमांड किया है कि वो लॉ आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है जिसको वो jobs.delhi.gov.in पर है, और इसको रोजगार बाजार बोल रहे हैं। तो कोविड-19 क्राइसिस के बाद जिनके जिनके जॉब गए हैं और यूजुअली भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है इसमें। जी
जी, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इसका, और ये बहुत ही सक्रिय कदम देखा जा रहा है। और उसके अलावा कोविड के रिलेशनशिप में हमारे अभी 16 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। पिछले हफ्ते 15 लाख से ज्यादा हो गए थे, और 2 दिन में 1 लाख केसेस अब बढ़ रहे हैं, मतलब डबलिंग 2 दिन तक पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही क्राइसिस वाला सिचुएशन बोला जा रहा है अभी, क्योंकि अभी फिर से लॉकडाउन करेंगे तो कैसे करेंगे। और ऊपर से वेस्ट बंगाल ने एक अजीबोगरीब फॉर्मूला लिखा है कि वीक में 2 दिन लॉकडाउन करेंगे और 5 दिन खुला रखेंगे। तो ये एक तो लोग एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, किसी को शायद पता नहीं है क्या करने वाले हैं। इसमें एक और चीज है मेघनाथ, ये केवल वेस्ट बंगाल ने नहीं किया है। वेस्ट बंगाल का बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हुई, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव जो भी हुआ। ये यूपी में भी पिछले 3 हफ्ते से इसको फॉलो किया जा रहा है, और सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन होता है। 5 दिन ओपन होता है और 2 दिन फुल लॉकडाउन। तो ये यूपी में भी इस पॉलिसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमपी में भी संडे का कई हफ्तों से चल रहा है। कई स्टडीज ने कहा लॉकडाउन may not be the the best solution. We have to go for others things like testing and providing more beds and ventilators in the hospitals. और एक इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट जो की है कि अभी 5 तारीख को राम जन्मभूमि का एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था, पर वहां के प्रीस्ट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसके अलावा 12 सिक्योरिटी के लोग भी, पुलिस वाले वहां पे पॉजिटिव पाए गए हैं। तो थोड़ा सा अभी क्राइसिस सिचुएशन हो गया है वहां पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी जाने वाले हैं और ऑब्वियसली लाइक बड़े बड़े बीजेपी के नेता जाने वाले हैं। तो अभी उसका क्या होगा वो थोड़ा सा अभी डाउटफुल है। हो जाएगा, आई थिंक मे बी वर्चुअली कर देंगे, क्योंकि बीजेपी के लास्ट वीक एक और न्यूज थी कि बीजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने कुछ 5 बीजेपी के सेंटर्स वर्चुअली इनॉग्रेट किए। तो वो एक बटन दबाते थे और कहीं पे पर्दे खुल जाते थे और वो दिखाई देता था। तो ऐसे इनॉग्रेशन चालू है। हमारे पॉलिटिशियंस को इनॉग्रेशन बहुत पसंद है, तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। हाँ, और उसमें जो जिनका पॉजिटिव आया है, बेसिकली थोड़ा सा मैं अपने जो हमारे श्रोता हैं उनके जानकारी के लिए बता दूं, वहां पर कुल 12 जो प्रीस्ट का एक बैटरी है पूरी। सर 12 सिक्योरिटी वाले की प्रीस्ट की एक बैटरी पूरी। तो सुबह दोपहर शाम अलग अलग टाइम पे पूजा पाठ का संचालन करती है। और एक जो उसके मेन प्रीस्ट हैं सत्येंद्र दास हैं, तो उनका पिछले साल हमने इंटरव्यू भी किया था एक पूरा। इस जो पूरी बैटरी है सारे प्रीस्ट की, इनमें से एक कोई हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो इतना कोई बड़ा सीरियस इशू नहीं होगा उनके लिए। वो क्वारंटाइन करके हॉस्पिटलाइज करके बाकी लोग अपना काम करते हैं। पर अगर 5 तारीख को होने वाला है तो मतलब अभी 5 दिन बाद होने वाला है, तो फिर वो क्वारंटाइन का पीरियड तो चला जाएगा मुझे लगता है पूरा, मतलब वो उसी में चला जाएगा। और इसके अलावा कुछ और ऐड करना है शार्दुल? ये तो इसके अलावा तो एक शार्दुल कोई एक इशू बता रहे थे। हाँ। मैंने देखिए उसके बारे में पढ़ा नहीं, मैं केवल जिक्र कर रहा था कि वो एक सीरियल किलर जो पकड़ा गया था पहले, अतुल जी ने बताया, वो भाग गया और वो फिर पकड़ा गया है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में खास तौर से पुलिस के खिलाफ भाजपा भी प्रदर्शन कर रही है, और पुलिस के खिलाफ जनता तो प्रदर्शन कर ही रही है, क्योंकि उन्होंने जो हालत बना रखी है वहां पर। तो मैं उसे भी मेंशन करना चाह रहा था। ओके, तो ये जिसकी बात कर रहे हैं वो एक डॉक्टर थे, और 2 साल पहले करीब ये मामला सामने आया था, सीरियल किलर जिसका जिक्र कर रहे थे, और कई लोगों के मर्डर का उनके ऊपर 100 से ज्यादा लोग बोल रहे थे, कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लोगों का मर्डर उन्होंने किया। तो इसमें ये शार्दुल का कहना था कि 100 मर्डर करना मतलब समथिंग वेरी अनबिलीवेबल, जो कि किसी भी सीरियल किलर के लिए अनबिलीवेबल है, इतना बड़ा नंबर। लेकिन उनके साथ लेकिन मुझे अभी दिमाग में अब आया कि असल में कैसे वो पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो डॉक्टर थे। मैं वही सोच रहा था कि सुई डाल के बस नहीं, वो ट्रक ड्राइवर्स को और हेल्पर्स को मार देता था, और उसके बाद पहले उनका गैस के सिलेंडर का ट्रक पहले अगवा करते थे, फिर बाद में वो किडनी के रैकेट में भी गया। मेरठ में उसने काफी सारे किडनियां दान कराए थे।
अतुल, हम एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट भी शुरू कर देते हैं लगे हाथ, और इसको बहुत गहराई से फिर डिस्कस करेंगे। मैंने ये इसलिए मेंशन करना जरूरी समझा क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इसको पढ़ें तो आप जानेंगे कि 100 विक्टिम तक पहुंचने के लिए उसका डेवोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, उसका दिमाग कहाँ पहुंच गया होगा, वो पढ़े जाने लायक चीज। बिल्कुल, लुक्स लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ फिक्शन। हाँ, मास मर्डर है वो, मतलब टेक्निकली कैटेगोरिकली मास मर्डर है। नेटफ्लिक्स वाले कूद पड़े होंगे अभी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि उनके लिए बहुत पसंदीदा प्लॉट है। तो हम अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, जिसको परसों कैबिनेट ने पारित किया है, और इसके बाद इसको लेके तमाम बातें शुरू हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रही हैं, इसका पोस्टमार्टम कर रही हैं। हमें लगता है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो पॉलिसी में क्या क्या है उस पर बात होनी चाहिए, इसके अलावा इसका जो राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक एस्पेक्ट है जिस पर राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, या उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, ये तमाम चीजें हैं। तो संक्षेप में अगर एक तो हायर एजुकेशन के लिहाज से बात की है, तो ये पॉलिसी कहती है कि अब एक इसने रोड मैप दिया है जिसके जरिए विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस इंडिया में खुलने का रास्ता साफ हुआ है। तो क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और हम जिस टाइम से गुजर रहे हैं इस समय, इसमें हायर एजुकेशन की इस लिहाज से भी बड़ी भूमिका है कि अब बेरोजगारी और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके लिहाज से केवल स्किल अनस्किल्ड लेबर की बात होती है बार बार। हायर एजुकेशन उस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इतने लोगों को हायर एजुकेशन देना संभव है नहीं है, इतनी बड़ी आबादी को। तो एक तो इसमें जो पॉलिसी बनाई गई है या सामने आई है, वह भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे एक पुराने स्टैंड से के खिलाफ है, से उसके उल्टे जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विदेशी यूनिवर्सिटीज के इंडिया में खोले जाने का विरोध करती रही है, और वो उसका आइडियोलॉजिकल एक जो बर्डन है या आइडियोलॉजिकल जो उनकी लाइन है उसके आधार पर उसका विरोध करती आई थी कि विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो विदेशी कल्चर, विदेशी पढ़ाई, विदेशी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें होगी, जो कि परंपरागत जो उनका अपना तरीका है सोचने का, ट्रेडिशनल भारतीय पद्धति की जो शिक्षा है या भारतीय जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसके खिलाफ जाती है। तो अब तक वो विरोध करती रही, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में उसके लिए रोड खोला गया है। तो ये इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो अतुल सर, हाँ। ये एनालाइज करने से पहले थोड़ा सा आई थिंक बैकग्राउंड दे दें हमारे लिसनर्स को कि हाँ। अभी तक वैसे स्टोरी कहाँ तक पहुंची थी, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट हुआ है, मतलब अभी ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है, पर हाँ। इसके पहले और काफी काम हो चुका है इस पे। आई थिंक ये सब बैकग्राउंड देना थोड़ा सा जरूरी है, तो मैं जल्दी से दे दूं। हाँ 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 हाँ। तो और फिर श्वेता से बात करते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये काफी सालों से डिस्कशन में रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1986 की थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी तब वो 34 साल पहले जो एक पॉलिसी बनाई। तो इसमें एक चीज मेघनाथ में जोड़ दूं, नॉर्मली पहली एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 68 में आई थी, और एक एजुकेशन पॉलिसी की जो होती है वो 20 साल के लिए होती है जी। दूसरी 86 में आई, 20 साल बाद जी, और को आ जाना चाहिए था 2006। हाँ 2006, लेकिन फिर वो उस तरह से उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई, कई सारे अटकलें आई, कई सारे रुकावटें आई जिसकी वजह से रुकी रही। तो मेघनाथ आप बताएं उसकी बात। हाँ, 2006 में एक्चुअली वही मैं बोल रहा था कि 20 साल में फेज आउट एक्चुअली मतलब थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। पर हुआ क्या कि अभी एक कुछ पहला ही एजेंडा था एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद। तब आई थिंक स्मृति ईरानी मिनिस्टर थी, उन्होंने ही कुछ लाइक ये इनिशिएटिव लिया था कि ये हम अब ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे। सो 6 साल बाद 2018 में उन्होंने ड्राफ्ट निकाला और फिर उसको एक कमेटी में भेजा, जो एक कमेटी जो हेड की गई थी एमिनेंट साइंटिस्ट कस्तूरी रंगन के अंडर, डॉक्टर कस्तूरी रंगन के अंडर। उन्होंने इसका एक बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया इस पर, और एक 477 पेज डॉक्यूमेंट उन्होंने एक लास्ट ईयर दिया था रिव्यू करते हुए पॉलिसी को। अब उसके बाद अभी इन्होंने
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो बाहर निकाली है। और एक्चुअली ये पॉडकास्ट के पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या चेंजेस है एक्सेट्रा, तो अभी मुझे लिंक मिल गया है। ये एक्चुअली MHRD में अभी अपलोड हो गया है फाइनल जो पॉलिसी है 2020 की। तो मुझे इसमें जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम फिर भी बारीकियां बाद में फिर से डिस्कस कर सकते हैं सर, आई थिंक नेक्स्ट वीक शायद। पर उसके अलावा आई थिंक थोड़ा सा बात कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो हायर एजुकेशन की बात की हमने, श्वेता आपसे जानना चाह रहा था मैं कि ये जो पूरी पॉलिसी है, जिस तरह से उसमें हायर एजुकेशन को लेकर एक रवैया है, तो ये विदेशी यूनिवर्सिटीज के आने से क्या, इसके अगर हम अच्छाइयों और खामियों दोनों की बात करें तो आपको क्या लगता है? एक तो कि सबसे पहले हमें इस ड्राफ्ट जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो अप्रूव किया है कैबिनेट ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें चूंकि इतने सालों बाद आया है तो एक ऑब्वियसली कई चीजें जो पुराने स्ट्रक्चरल चेंजेस है किए गए हैं। कोई भी सरकार अगर 20 साल बाद चेंजेस लाएंगी तो उसमें बहुत सारे एस्पिरेशनल चेंजेस, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होना लाजमी है। तो जो चेंजेस किए गए हैं उसमें बहुत ऐसे चेंजेस हैं जो लोग, जो अभिभावक हैं या जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, इनके रिक्वायरमेंट्स, इनकी रियलिटीज और इनके एस्पिरेशंस को मीट करते हुए रखी गई हैं। जैसे कि स्कूल्स के स्ट्रक्चर को चेंज करना, उसको और फ्लेक्सिबल बनाना वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहते हुए मुझे आप किसी से भी बात करेंगे तो सब कहेंगे कि पॉलिसी तो बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन का इश्यूज है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। आपने जो सवाल पूछा ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज का, तो ये भी एक ऐसा क्लॉज है, ऐसा प्रोविजन है जो आज के बच्चों के, अभिभावकों के, इवन टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपेरेंटली मतलब सब ठीक लगता है कि अच्छा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी, चॉइसेस बढ़ेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगा, ये एक सोच है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कि ये कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर जब आप सोचेंगे तो पहले तो अगर आपने जैसा कहा कि बीजेपी या जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, गवर्नमेंट है, इनके अप्रोच से ये बिल्कुल अलग दिखता है। क्योंकि अभी हम कुछ दिनों पहले ही चाइना के जो भी हमारे इंट्रूजन्स हुए, अटैक्स हुए, किलिंग्स हुए, उसके बाद ये आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी। तो इस आत्मनिर्भरता में ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज का आना हमारे आत्मनिर्भरता को कैसे आगे बढ़ाता है, ये आगे देखने की बात होगी। इस पे लीगल फ्रेमवर्क क्या बनेगा, किस कंडीशंस के अंदर, किन क्लॉजेस के अंदर इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हम ऑपरेशनलाइज करेंगे, इनको हम फंक्शनल करेंगे, इनको कैसे एट पार बनाएंगे, या इनकी क्या डिग्रीज की क्या सिग्निफिकेंस होगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज की अफोर्डेबिलिटी क्या होगी, कौन इसको अफोर्ड कर पाएगा, इसमें भी क्या कोई ऐसा क्लासिफिकेशन होगा जो अभी एक क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि आपके ये जो ग्रेजुएशन होंगे वो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, और उसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप 4th ईयर में करेंगे, तो उसमें भी एक अफोर्डेबिलिटी की बात आती है। और रिसर्च करने वाले यूनिवर्सिटीज को अलग तरह से ग्रेडिंग की जाएगी, इंडियन यूनिवर्सिटीज को भी। तो जो पढ़ाएंगी यूनिवर्सिटीज वो अलग होंगी, जो रिसर्च करेंगी वो अलग ग्रेड क्लासिफिकेशंस में आएंगी। तो इन यूनिवर्सिटीज को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे और कैसे एट पार लगेंगे, या जो हम टैक्सोनॉमी बनाएंगे वो कैसे बनेगा, और इसमें किस तरह के स्टूडेंट्स आएंगे, और इसमें टीचर्स ये जॉब्स बढ़ाने की बात होगी तो वो कौन तय करेगा। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।